के बनाने के लिए मेरे इस कुमार के लिए भी बीघा 2 बीघा का अलॉटमेंट कर सकते हो क्या? क्या कर सकते हो क्या? और क्या आप मांग सकते हो क्या? अगर आप मांग सकते हो तो एक बार जोर से नारा लगा के बोलिए, बोलिए श्री आदित्य माता की। ये गहलोत जी के कानों में पड़ना चाहिए। आजकल बहुत सारी घोषणाएं गिनवाते हैं, तो एक घोषणा अगर आपकी ये भी अगर वो मंजूर कर लेते हैं तो मैं इसी मंच से और ऐसा दूसरा मंच सजा के बड़े खुले दिल से उनका आभार व्यक्त करूंगा। क्या कुमार को बीघा 2 बीघा जमीन मटके बनाने के लिए मिल सकती है क्या? मिल सकती है क्या? क्या मांग करता है आज कंपनी बाग कुमार के लिए बीघा 2 बीघा का अलॉटमेंट मांग करता है क्या? जोर से बोलिए, मांग करता है क्या? तो हमको 2 बीघा 2 जमीन दीजिए। और जब सरकार आए भारतीय जनता पार्टी की अगर अगली बार, तो मैं माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि विधायक जी, जब तक हमारा इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, जब तक हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में नेतृत्वहीन है, जब तक आप तो ब्राह्मण हैं, कुमार और मेरा और आपका रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है। आपके मंत्रों का रिश्ता है, मेरे कलश का रिश्ता है। आपके मंत्र पूर्ण जब तक नहीं हो सकते, जब तक मेरे कलश की स्थापना नहीं होती, तो इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में अगली बार आप जाएंगे और 100% जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे हमारी इतनी सी मांग जरूर रखिएगा, क्योंकि वो परिस्थितियां अलग थी जब हम कहीं से भी मिट्टी खोद लाते थे। आज की परिस्थितियां अलग है, तो आप इतना सा ध्यान रखिएगा। इस अलवर में और इस राजस्थान के अंदर अभी प्रभुलाल जी कह रहे थे मटका मंडी होनी चाहिए। बिल्कुल मटका मंडी होनी चाहिए, कृषि मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, और इन दोनों के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई बिकने वाली चीज होती है तो राजस्थान नहीं पूरे देश में मटका बिकता है। हर घर के अंदर आपको 1-2 मटके जरूर मिलेंगे। तो जो मटका सबसे ज्यादा अनाज के बाद में अगर कोई बिकता है तो मटका बिकता है, तो उसकी भी मंडी होनी चाहिए और उसकी भी दुकान होनी चाहिए। इस मंच पे मेरे ख्याल से अलवर के महापौर महोदय भी बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना अलवर के महापौर महोदय। महापौर महोदय, मेरा एक निवेदन है, सरकार तो आएगी जाएगी, बात की बात है, इस अलवर के प्रथम नागरिक तो आप हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे जयपुर डेयरी के बूथ अलॉट होते हैं, उस तरीके से किसी तरीके का नगर निगम में कोई प्रावधान बनाइए। और जो हम लोग, हमारी बहनें, हमारे भाई जो रोड के सड़क पे बैठ के मटके बेचते हैं, उनके लिए भी किसी तरीके का बूथ का आवंटन जरूर आप इस चीज को लेके आइएगा, ताकि जिस तरीके से बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है और हम भरपाई नहीं कर पाते। हम तहे दिल से अगर आप इस तरीके का कोई प्रावधान लेके आएंगे तो मैं बिल्कुल खुले हृदय से आपका स्वागत करूंगा। आरक्षण की बात हो रही थी अभी, गहलोत जी ने 7% आरक्षण दिया। मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं तो करना तो नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि मूल ओबीसी के लिए आरक्षण दिया। मूल ओबीसी के लिए आरक्षण कैसे भिन्न करेंगे वो, कैसे? वो तो विधायक जी ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे आपको, लेकिन उसका डिवाइडेशन कैसे मूल ओबीसी में डालेंगे, क्योंकि ओबीसी का कोई वर्गीकरण नहीं हो रखा। हम भी इस मंच से, आज इस कंपनी बाग से मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं, उन्हीं से मांग कर सकता हूं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग जरूर करता हूं कि आपने गुर्जर भाइयों को आरक्षण दिया, 5% दिया, 3% दिया, मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इस कुमार समाज को भी अगर आप 5% का आरक्षण अलग से दे देंगे तो ये पूरा समाज राजस्थान में आपका ऋणी रहेगा। महाराज क्यों? क्योंकि हम तो मटका बेच के अनाज लेने वालों में से हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे भाई विकास प्रजापति आरएएस बनता है तो अपनी मेहनत से बनता है, किसी सरकार या किसी छात्रवृत्ति का उसके अंदर किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता है। आप देंगे तो मेरी बेटियां जो इधर बैठी है, मेरी बहनें जो इधर बैठी है,
इनकी भी प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होएगी, तो हमारा भी विकास आजादी के अमृत महोत्सव में इस विकास की भागीदारी में हम भी आपके साथ में पंक्ति में खड़े मिलेंगे। मंच पे वक्ताओं की लिस्ट बहुत है, सरकार के आरोप प्रत्यारोप तो बहुत है, लेकिन बात समाज की भी हो जानी चाहिए। हम बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं और कुछ हमारे अद्भुत नेता भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। मैं किसी की मंच से किसी प्रकार की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मेरे गले से भी ऊपर तक भर गया। मेरे को आदरणीय लक्ष्मीचंद जी ने बताया था और उन्होंने एक दिन समझाया भी था कि हम वो लोग हैं जो बंद कमरे में बात करनी होती है तो वो तो जाके चौक चौराहे पे करते हैं, और जो चौक चौराहे पे बात करनी होती है वो ऊखली में अंदर जाके बंद कमरे में गुल फोड़ते हैं। तो मेरा उन सभी नेताओं से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने समाज के लोग जो मेहनत करते हैं, अगर उनसे कोई समस्या, कोई तकलीफ, किसी तरीके का कुछ हो तो आप उसके भाइयों बंद कमरे में बैठ के समझा सकते हो, बोल सकते हो, व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकते हो। लेकिन 50,000 लोगों की भीड़ के अंदर जब पूरा देश आपको देख रहा होता है, पूरा राज्य आपको देख रहा होता है, और एक महिला का चरित्र हनन आप करते हो और पूर्व प्रदेश मंत्री बहन सरोज प्रजापति का नाम लेके अगर आप कुछ बोलते हो तो ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। और बुरा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कल सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये समाज बहन सरोज प्रजापति के कार्यों को नहीं बुला सकता है। वो पार्टी में प्रदेश मंत्री रही है, वो हर समाज के बेटे के लिए तैयार रही है। माननीय अरुण चतुर्वेदी जी के यहाँ मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा बहन सरोज जी को ले लो, तो मेरे को बोला मदन जी आप कुमार हो, बहन सरोज जी भी कुमार हैं, आपका क्या होगा? तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा और उनके भाग्य में जो लिखा है वो उनको मिलेगा। लेकिन उनकी इतने सालों की तपस्या भारतीय जनता पार्टी में है, तो उसका कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हो गई तो उसका रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आप 50,000 की भीड़ के अंदर इस तरीके से नाम लेके बोलते हैं, गलत बात है, मुझे पीड़ा होती है। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि कृपया ना बोले इस तरीके से किसी के। आप सम्मान्य हैं, आपने जो काम किए हैं, मैं उसकी किसी तरीके से कोई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि हर आदमी समाज में काम करने वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जागृति लेके आता है। आज इस अलवर में महाकुंभ हो रहा है, ये अलवर के लोगों के साथ में 3 बार बैठा हूँ, आया हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस दिन भी मैं आया था, उस दिन भी मैंने कहा अलवर का लोकल नेतृत्व आगे रहना चाहिए, हम लोग पीछे रहेंगे, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका अधिकार नहीं छीन सकते। एक बहुत अच्छी बात और चली, बात चली हम वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार क्यों करेंगे? वोट का बहिष्कार क्यों करेंगे? क्यों करेंगे हम वोट का बहिष्कार? इस वोट के बहिष्कार हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के साथ में एक दूसरा व्यक्ति और था जिसका नाम था रत्नप्पा कुमार। डॉक्टर साहब के साथ साथ में रत्नप्पा कुमार ने भी हमको यह अधिकार दिया है कि हम लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी बना के और अपने नेता को चुन सकते हैं, अपने नेता को ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस समाज से आज यहां से निवेदन करता हूं कि दिमाग में कभी भी ये लेके मत आइएगा कि आप वोट का बहिष्कार करें। वोट का बहिष्कार कभी मत कीजिएगा, व्यक्ति का बहिष्कार कीजिएगा अगर आपको कोई पसंद नहीं हो तो। और अगर आपको फिर भी कोई पसंद नहीं है तो अपना व्यक्ति खड़ा करके इस वोट की ताकत को आप दिखाइएगा कि मान लीजिए सरोज प्रजापति जी जब खड़ी हुई थी तो वोट की ताकत दिखाने का समय था आपके पास में, दिखाइए ताकत। मैं पंचायती राज चुनाव में टिकट मांगा जिला परिषद का, मेरे को नहीं मिला। कई लोगों ने बोला कि यहां से चुनाव हरा दो, ये करा दो। 172 वोट मिलते थे, 172 वोट। मैं वहां लगा
और उस वोट की ताकत को मैंने बताया, 927 वोट उस बूथ से डले और आज आपके भाई को उसी बूथ से, उसी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में अगर स्थान मिला तो उस वोट की ताकत के पीछे मिला है। कभी भी इस चीज को मत सोचिएगा। मैं भाषण नहीं देता, मैं तो सिर्फ मन की बात करता हूं और मैं वक्ता बहुत है इसलिए क्षमा चाहता हूं। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बिल्कुल मैं उसके लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं। आत्मा की बात है, दिल की बात है जो मैंने आपसे की है, माननीय विधायक जी से भी बोला है और समाज के सब लोगों से बोलता हूं। एक युवा के लिए मेरे लिए रह गया है कि मैं उन सभी युवा जो 20-21 साल के युवा है, मैं उस सब से भी निवेदन करता हूं कि आप पढ़ाई करिए, आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी कीजिए। ये समाज के अंदर आपको सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आप बिल्कुल अपनी भागीदारी मत बताइए। आपको जरूरत नहीं है मदन प्रजापति के नारे लगाने की। इस मदन प्रजापति का भला उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप पढ़ के आरएएस और आईएएस आरपीएस बन जाएंगे। उस दिन इस मदन प्रजापति और इस समाज का भला हो जाएगा। आज की जरूरत आपकी पढ़ाई है, आपके इन नेताओं के नारे लगाने की और जयकारे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी समाज का भला करना है तो बोलिए, अपने पिताजी को बोलिए कि वो महाकुंभ या राष्ट्रीय कुमार महासभा या किसी अन्य संस्था के अंदर जाके अपना योगदान दे दीजिए। अपने पिताजी को भेजिए, भाई को भेजिए। 20 साल 21 साल के युवाओं से मैं निवेदन करता हूं, जो आजकल परिपाटी चल रही है, इस परिपाटी को छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल आप छोड़ दीजिए किसी को भी कंधे पे बिठाना, आप छोड़ दीजिए किसी के नारे लगाना, आप छोड़ दीजिए किसी के कमेंट्स लिखना। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए क्योंकि इस समाज के आप अनमोल रतन हैं और आप इस समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे, जिस दिन आरएएस बनेंगे, हमारे समाज का अपने आप भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भरतरी की इस तपोभूमि के ऊपर आपने मेरे को बुलाया, बोलने का मौका दिया। मैं पुनः इस पूरी महाकुंभ की जो समिति है उन सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपकी सोच को सादर नमन करता हूं। वंदे मातरम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमान मदन जी ने बहुत ही अच्छे विचार आपके समक्ष रखे। उनका तात्पर्य क्या था थोड़ा सा मैं बताऊं। श्रीमान मदन जी चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, नवयुवक अपनी शिक्षा ग्रहण करके पढ़ाई करके आगे आए, किसी प्रकार की दुर्व्यसनों में ना फंसे और जो लोग समृद्ध हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो कृपया वो लाइन में आए, पीछे नहीं रहे। माना कि कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, आपके टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं, वो मिलेंगे, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं 4 लाइनें कहने चाहूंगा। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मदन जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे समाज की शख्सियत श्रीमान ओम प्रकाश जी प्रजापति, अध्यक्ष प्रजापति महासभा भिवाड़ी, ये भामाशाह और उद्योगपति हैं। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उन शख्सियत को, वो आए और अपनी ओजस्वी वाणी से उद्बोधन दें और हमारे समाज को नई दिशा प्रदान करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी।